तो कल हम पढ़ा चुके हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। आज हम पढ़ाएंगे कि उद्भव के साथ साथ विकास कैसे हुआ और किस देश में समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो थोड़ा सा कल का हम रिकॉल कर लेते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो आपको नोट करनी होगी। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ में मेरे नोट करते चलिए, ठीक है। समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। अगर हम विषय की पृष्ठभूमि की बात करें तो जब हम इतिहास में समाज के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका हमें सहारा लेना ही पड़ता है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अरस्तु का पॉलिटिक्स और प्लेटो का द रिपब्लिक। इस बात का प्रमाण है आज जब भी हम भारत तथा यूनान जैसे प्राचीन समाजों को समझने की आवश्यकता होती है तो हम इन पुस्तकों का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र था नहीं तो समाज में जो भी घटनाएं होती थी उनके बारे में हमको कैसे पता चले। तो प्राचीन में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें समाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन समाज शास्त्र नाम का कोई विषय नहीं था जिसमें हम समाज की प्रत्येक घटना को, प्रत्येक चीज़ों को उसमें व्यवस्थित रूप से पढ़ सकें। इसीलिए हमें इन चीज़ों का, इन पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बावजूद समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में सबसे आधुनिक विषय है और ये भारत के लिए तो और भी नया है और भी आधुनिक है, क्योंकि समाजशास्त्र इसीलिए भी एक आधुनिक विषय है क्योंकि यह समाज की विभिन्न समस्याओं का विशेष परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जो इस विषय के आगमन के पहले किसी भी विषय में संभव नहीं था। देखिए, हम पढ़ते तो थे, समाज में बहुत सारी क्रियाएं होती थी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन करते थे अलग अलग विषयों में, क्योंकि समाज तो हमेशा से था। जब से धरती पर मानव आया है तब से समाज है, लेकिन उसका अध्ययन किसी भी तरीके से नहीं किया जाता था। इसीलिए समाजशास्त्र एक बहुत नया विषय है। समझ लीजिए 1838 समाजशास्त्र बनके तैयार हुआ और इसमें बहुत सारे विषय को एक साथ समाहित करते हुए इसका अध्ययन किया जाने लगा। और भारत में तो ये और भी नया है, क्योंकि 1919 में सर पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में इसको अकादमिक स्तर पर या एकेडमिक स्तर पर स्टार्ट किया गया था। दो बातें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी कि अगर कोई पूछे कि समाजशास्त्र का भारत में जनक कौन है तो हम पैट्रिक गिडिंग की बात करेंगे। क्योंकि सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में पैट्रिक गिडिंग ने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना शुरू किया था। ये सबसे पहले अध्यक्ष थे। और अगर कोई पूछे कि भारतीय समाजशास्त्र का जनक, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो जी.एस. घुरिये का नाम आता है। जी.एस. घुरिये का नाम आता है। भारत में समाजशास्त्र का जनक सर पैट्रिक गिडिंग है और भारतीय समाजशास्त्र के जनक की बात की जाए तो सर जी.एस. घुरिये हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि भारत में और भारतीय। अगर हम उद्भव और मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने सन 1838 में किया था।
इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर हम समाजशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य देखें कि समाजशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो मानव के सामाजिक जीवन और व्यवहार को समझना ही समाजशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य है। इन्हें समझने के लिए समाज, सामाजिक समूह, सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया के अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम समाज के अध्ययन से शुरू करें या सामाजिक क्रिया के अध्ययन से, अंततः हम लौट फिरकर मानव के सामाजिक जीवन और व्यवहार के अध्ययन पर ही आ जाते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की ये विशिष्टता है कि ये सामाजिक जीवन का अध्ययन एक समष्टि, होलिस्टिक या ओवरऑल के रूप में करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पक्षों के विशिष्ट अध्ययन को कोई महत्व नहीं देता, बल्कि यह उन्हें सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों में स्थित सामाजिक संबंधों के अंगों के रूप में देखता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि समाजशास्त्र सभी विषयों को एक साथ समाहित करते हुए उसका अध्ययन करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, ठीक है। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें या रसायन विज्ञान की बात करें या जीव विज्ञान की बात करें, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी हम बात करें, तो उसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सभी विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति अर्थ की भी बात करता है, राजनीति की बात भी करता है, पर्यावरण की बात भी करता है, विज्ञान की बात भी करता है, खगोल शास्त्र की बात भी करता है, गणित की बात भी करता है, ठीक है। जाति के बारे में बात करता है, वर्ग के बारे में बात कर रहा है, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध, नातेदारी, परिवार, विवाह, इन सभी चीज़ों के बारे में जब बात करता है समाज, तो हम क्यों ना समाजशास्त्र में सभी चीज़ों को समाहित करते हुए पढ़ें। इसीलिए समाजशास्त्र में लगभग सभी सब्जेक्टों का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप, क्योंकि समाज में हम रहते हुए इन सारी क्रियाओं को हम करते हैं, इसीलिए समाजशास्त्र में इन सब को समाहित करते हुए एक विषय तैयार किया जो है समाजशास्त्र, ठीक है। अगर हम उद्भव के 3 सबसे महत्वपूर्ण कारणों की बात करें, तो मैं आपको फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बारे में बता चुकी हूँ। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, उस पीरियड को प्रबोधन काल कहा जाता है। प्रबोधन युग या प्रबोधन काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटमेंट पीरियड। एनलाइटमेंट पीरियड जब हुआ था, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के काल को ही प्रबोधन युग कहा जाता है। प्रबोधन युग तभी आया जब फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति अपने जोरों शोरों पे थी, ठीक है। इस युग के कारण ही समाज में इतने परिवर्तन आए कि समाजशास्त्र नाम का एक सब्जेक्ट बनाना पड़ा, ठीक है। उससे पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई, ठीक है। वैज्ञानिक क्रांति जब हुई तो इसमें अंधविश्वास और धर्म के स्थान पर तर्क, निरीक्षण और कार्य कारण संबंध से सोचने की नींव रखी गई, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर उद्भव हुआ। लोग पहले बहुत अंधविश्वास करते थे, ठीक है, हर चीज़ में धर्म को ले आते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, तब इस अंधविश्वास और धर्म का स्थान तर्क, निरीक्षण और कार्य कारण संबंध ने ले लिया, ठीक है। आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोप में 3 महान क्रांतियां हुई, जिनको वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखिए, हमारा संबंध फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से है, क्योंकि जो एनलाइटमेंट पीरियड था उसके कारण ही समाजशास्त्र सब्जेक्ट की नींव रखी गई, ठीक है।
वैज्ञानिक क्रांति उससे बहुत पहले हुई। ठीक है, इन क्रांतियों के कारण ही पुरानी व्यवस्था का विनाश व समाज में नई जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर 1838 में अगस्त कॉम्टे द्वारा सोशियोलॉजी, इससे पहले सोशियोलॉजी से पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी था। ठीक है, उसके बाद दुर्खीम, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, वेबर द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन व विकास किया गया। जब समाजशास्त्र नाम का एक विषय तैयार हो गया तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि आखिरकार समाज शास्त्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करें। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, जिनमें से दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर जैसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1919 में भारत में ही मुंबई विश्वविद्यालय में अकादमिक स्तर पर समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। जन्म तो फ्रांस में ही हो चुका था सर अगस्त कॉम्टे के द्वारा, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1919 में पैट्रिक गिडिंग के द्वारा। पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में अकादमिक स्तर पर समाजशास्त्र विषय शुरू किया गया था। ये उसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए हम अगस्त कॉम्टे, चलिए हम अगस्त कॉम्टे के बारे में और उनकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगस्त कॉम्टे का जन्म सन 1798 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1857 ईस्वी में हुई। जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय अगस्त कॉम्टे जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, फ्रांस के विचारक थे। वे समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ साइंसेस कहते थे। इनकी प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने मानव चिंतन के 3 स्तरों की बात की। ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले धार्मिक स्तर या थियोलॉजिकल की बात की, बाद में तात्विक स्तर या मेटाफिजिक्स फिजिकल की बात की, प्रत्यक्षवादी स्तर पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक की बात की। इन्होंने बताया कि समाज में जब लोग प्राचीन समाज की बात करते हैं तो लोग हर चीज़ को धर्म से रिलेट कर देते थे। हर घटना के पीछे ईश्वर या अलौकिक शक्ति का हाथ मानते थे। कुछ समय के बाद जब मानव की सोचने समझने की शक्ति और विकसित हुई तब उसने हर चीज़ को तात्विक स्तर में से जोड़ दिया, जैसे कि अमूर्त शक्तियों व प्रकृति के अदृश्य नियमों को कारण माना गया। इसमें हर चीज़ को मैटर से जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसके सोचने समझने की शक्ति और विकसित हुई तो हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से सही मानने लगे। उसमें तर्क, निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा कार्य कारण खोजों को सर्वोत्तम माना गया। अब व्यक्ति हर उस चीज़ को सत्य मानेगा जिसको वो आंखों से देखेगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने मानव के चिंतन के 3 स्तरों की बात की। अगस्त कॉम्टे की सबसे इम्पॉर्टेंट अवधारणा है प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। ठीक है, इन्होंने समाज का अध्ययन केवल उन तथ्यों के आधार पर करना जिन्हें देखा, मापा, परखा और वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सके। इसमें कल्पना या अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। प्रत्यक्षवाद का मतलब यही होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देख सकते हैं, माप सकते हैं, परख सकते हैं और वैज्ञानिक रूप से उसको साबित कर सकते हैं। यही है उनका प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरी अगली क्लास में पार्ट 3 में। तो मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।